हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आस्था आईएएस के फुल सिलेबस टेस्ट 1 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन नंबर 73 से लेकर के लास्ट तक के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? प्रथम पारसी अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, ये सही है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, ये भी सही है। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। नई विदेश व्यापार नीति के बारे में सत्य है। तो हर एक 5 साल पर भारत सरकार विदेश व्यापार नीति लेकर के आती है। इससे पहले 2015 में भारत सरकार विदेश व्यापार नीति लेकर के आई थी, जिसका समय 2015 से लेकर के 2020 तक था। कोविड की वजह से इसको बढ़ा करके 2023 तक कर दिया गया था। और जो नई विदेश व्यापार नीति लाई गई है, जो कि 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ है, उसका समय है 2023 से लेकर के 2028 तक। राइट ऑप्शन ए होगा। किस पंचवर्षीय योजना का नारा तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का था, राइट ऑप्शन बी होगा। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में ब्याज भुगतान, सब्सिडी, पेंशन किसका हिस्सा है? तो ये सभी राजस्व व्यय के अंतर्गत आते हैं, राइट ऑप्शन बी होगा। जीडीपी और जीएनपी में मुख्य अंतर क्या है? जीडीपी और जीएनपी में मुख्य अंतर क्या है? तो जीडीपी किसी देश के बाउंड्री के अंदर एक साल में प्रोड्यूस किए गए टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का मॉनेटरी वैल्यू होता है। वो गुड्स एंड सर्विसेज किसी कंट्री के बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, चाहे सिटीजन के द्वारा किया जाए या फिर फॉरेनर जो उस कंट्री में रहते हैं उनके द्वारा किया जाए। ये सभी जीडीपी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जीएनपी में थोड़ा सा अंतर है। जीएनपी में जो इंडियंस जो बाहर रह करके विदेशों में काम करते हैं, उनके द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन होता है वो भी इंक्लूडेड रहता है। और जो बाहर के यानी विदेशी जो इंडिया में रह कर के गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट कर लिया जाता है। यानी विदेशों से शुद्ध साधन आय का अंतर होता है। मतलब ये रहा कि जीएनपी इज इक्वल टू ये होता है जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम्स फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ये होता है। तो विदेशों से शुद्ध साधन आय, राइट ऑप्शन ए होगा। मतलब ये रहा कि जीएनपी का मतलब होता है कि किसी कंट्री के सिटीजन्स के द्वारा प्रोड्यूस किए गए गुड्स एंड सर्विसेज का मॉनेटरी वैल्यू, एक साल में प्रोड्यूस किए गए गुड्स एंड सर्विसेज का मॉनेटरी वैल्यू। ये सिटीजन चाहे देश में रह करके प्रोड्यूस किए हों या विदेशों में रह करके प्रोड्यूस किए हों। स्थापना के संदर्भ में कौन सत्य है? एनएसओ की स्थापना 2019 में की गई थी, ये सही है। आईआरडीए की स्थापना 1999 में की गई थी, ये भी सही है। सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही, राइट ऑप्शन डी होगा। जीडीपी में भागीदारी के संदर्भ में असत्य है। प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी 20.19% है, 20.19%, ये सही है। द्वितीयक क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर का 25.92% है, ये भी सही है। तृतीयक क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर यानी सर्विसेज सेक्टर का 53.89% है, ये भी सही है। तो ये सभी सही है। और चुनना क्या है, हमें चूज क्या करना है? असत्य कथन को चूज करना है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, राइट ऑप्शन डी होगा। मुद्रास्फीति के बारे में सत्य है। यह मूल्य वृद्धि है, ये सही है। साहूकार को लाभ होता है। साहूकार यानी मनी लेंडर्स को लाभ होता है। मनी लेंडर्स को लाभ नहीं होता है, मनी लेंडर्स को हानि होती है। जैसे मान लीजिए कोई मनी लेंडर किसी को 100 रुपया दिया हुआ है, तो जब 100 रुपया उसको लौटाएगा 1-2 साल के बाद में, 1 साल के बाद में जब 100 रुपया लौटाएगा, तो इस 100 रुपये का परचेजिंग पावर कम हो चुका होगा। 100 रुपये का परचेजिंग पावर कम हो चुका होगा। इस कारण से उस साहूकार को लाभ नहीं होगा, हानि होगा। तो मुद्रास्फीति से साहूकार को लाभ नहीं, हानि होती है, तो ये गलत है। मुद्रा प्रसार को कम करना, मुद्रास्फीति को कम करने के लिए मुद्रा प्रसार को कम करना होगा, ये सही लग रहा है। तो उपयुक्त सभी, हालांकि इसमें आंसर उपयुक्त सभी दिया हुआ है, लेकिन ये गलत है, इसलिए उपयुक्त सभी सही नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ एरर लग रहा है। आरबीआई के कोई भी बैंक एक सीमा से कम दर पर ऋण नहीं दे सकता, यह सीमा कहलाती है। तो सबसे पहले इन चारों में जो टर्म दिए गए हैं
बेस रेट, MCLR। बेस रेट क्या होता है? ये RBI के द्वारा डिसाइड किया जाता है और यह मिनिमम रेट होता है जिससे कम रेट पे कोई भी बैंक किसी को, अपने ग्राहकों को लोन नहीं दे सकते हैं, तो ये मिनिमम रेट है। MCLR का मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स। यह भी वह मिनिमम रेट होता है जिससे कि कम रेट पे कोई भी बैंक अपने ग्राहकों को लोन नहीं दे सकता है। तो और रेपो रेट, रेपो रेट का मतलब होता है जिस इंटरेस्ट रेट पे RBI कमर्शियल बैंक को लोन देता है। और रिवर्स रेपो रेट, जैसे मान लीजिए किसी कमर्शियल बैंक के पास में एक्स्ट्रा मनी है तो वो रखते हैं RBI के पास, तो RBI से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जो इंटरेस्ट मिलता है, उसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। तो इसमें से वह मिनिमम रेट जिससे कम रेट पे कोई भी कमर्शियल बैंक अपने ग्राहकों को लोन नहीं दे सकते हैं, इसमें से दोनों ही आ रहा है, बेस रेट भी और MCLR भी। हालांकि इसमें आंसर दिया हुआ है MCLR। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यह IMF के द्वारा जारी की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। राइट ऑप्शन बी होगा। दुधारू पशु के पिट्यूटरी नामक हार्मोन का इंजेक्शन देने से क्या होता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन स्रावित होता है। तो जब ये इंजेक्शन दिया जाएगा तो दुधारू पशुओं के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन चला जाएगा, उसका स्रावन बढ़ जाएगा, जिस कारण से दूध की मात्रा बढ़ जाएगी। तो दूध की मात्रा बढ़ जाती है। राइट ऑप्शन ए होगा। श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी WBCs का प्रमुख कार्य है रक्त को शुद्ध करना नहीं, रोगों से रक्षा करना, एंटीबॉडी बनाना। राइट ऑप्शन बी होगा। यद्यपि शरीर से ऊष्मा निरंतर निकलती रहती है फिर भी शरीर का ताप नहीं गिरता, इसका क्या कारण है? इसका कारण है रक्त का सारे शरीर में परिभ्रमण, यानी ब्लड जो सर्कुलेट करता है उसी की वजह से टेम्परेचर मेंटेन रहता है। राइट ऑप्शन ए होगा। माँ का दूध पीने वाले बच्चों में बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पाया जाता है? वह कम मोटा होता है। सही, ये सही है। मोटापा नहीं बढ़ता है। उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। ये भी सही है। उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं। ये भी सही है। उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है। नहीं, उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि नहीं होती है। तो 4 गलत है। 4 गलत होने की वजह से बी गलत, सी गलत और डी गलत। तो ए सही ऑप्शन होगा 1, 2, 3। आनुवांशिक बीजों की खेती की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? ये दी जाती है GEAC यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल या अप्रूवल कमेटी के द्वारा। राइट ऑप्शन बी होगा। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है? प्रोटीन की कमी से होती है। राइट ऑप्शन सी होगा। विटामिन ई की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांतों के विकास के लिए नहीं, कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए नहीं, इसके लिए इंसुलिन है। लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में बिल्कुल। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता बढ़ता है, नपुंसकता आती है। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, यानी फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आती है। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन ए जिसका नाम रेटिनॉल है, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन सी जिसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। तो ये तो होगा नहीं। विटामिन के जिसका नाम फाइलोक्विनोन है और इसी की कमी से रक्त में थक्का नहीं जमता है। तो रक्त के थक्का जमाने में ये विटामिन बहुत ही सहायक है। राइट ऑप्शन सी होगा। विटामिन ई की कमी से बाल झड़ने लगते हैं, नपुंसकता आती है, ये सब होता है। केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला प्रमुख कोशिकांग है। यूकैरियोट का मतलब होता है जिनके सेल्स में न्यूक्लियस होता है, यानी न्यूक्लियस क्लियरली डिफाइंड होता है, और प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है। तो कुछ कोशिकाओं में वयस्क अवस्था में केंद्रक नहीं पाया जाता। निम्न में से कौन सी ऐसी कोशिका है? तो हमारे RBC में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। लाल रुधिराणु में, लाल रक्त कोशिकाओं में। राइट ऑप्शन ए होगा। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वहन स्त्रियां करती है और प्रकट भी स्त्रियों में होता है। नहीं, ये गलत है। वहन तो स्त्रियां करती है लेकिन प्रकट ये पुरुषों में होता है। तो स्त्रियां करती है और प्रकट पुरुषों में होता है, यानी माँ से अपने बेटे में ट्रांसफ़र हो जाता है, स्त्रियों से पुरुषों में होता है, बेटी में ट्रांसफ़र नहीं होता है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर। राइट ऑप्शन बी होगा।
निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य सुमेलित है? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने किया था। गोल्जी का कैमिलो गोल्जी ने किया था, ये सही है। विटामिन फंक ने दिया था विटामिन नाम, इसकी खोज किया था, ये सही है। तो उपयुक्त सभी सही, राइट ऑप्शन डी होगा। एलिसा नामक जांच किस रोग की पहचान के लिए की जाती है? एलिसा का मतलब होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एसे, एलिसा टेस्ट। ये टेस्ट किया जाता है कि किसी पर्सन के बॉडी में HIV के प्रति एंटीबॉडी है या नहीं है, यानी एड्स के प्रति एंटीबॉडी है या नहीं है, इसकी जांच के लिए ये टेस्ट किया जाता है। तो इसमें से बी ऑप्शन सही होगा, HIV। निम्नलिखित में कौन मच्छर जनित रोग है? तो मलेरिया मच्छर जनित रोग है, डेंगू भी है, चिकनगुनिया भी है, एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। नाभिकीय चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, तो नाभिकीय चिकित्सा में प्रयुक्त कोबाल्ट 60 भी होता है, P32 भी होता है, I131 भी होता है। तो प्रयुक्त सभी सही, राइट ऑप्शन डी होगा। अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? तो यदि pH स्केल को हम देखें तो यहाँ पे 7 है, 7 न्यूट्रल का, न्यूट्रल। 7 से कम एसिड का pH होता है और 7 से ज़्यादा बेस का pH होता है। तो चूँकि एसिड रेन है तो उसमें निश्चित रूप से एसिडिक होगा वो, तो एसिडिक होगा तो उसका pH 7 से निश्चित रूप से कम होगा, तो 5.6 से कम होता है उसका pH, राइट ऑप्शन ए होगा। और ये एसिड रेन होता कैसे है? हम जानते हैं कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटल्स जैसे कार्बन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, NO2, ये सभी एसिडिक नेचर के होते हैं। ये वाटर में घुल करके और एसिड बनाते हैं, जैसे कार्बन के ऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बना लिया H2CO3, नाइट्रोजन के ऑक्साइड HNO3 बना लेते हैं, और सल्फ़र के ऑक्साइड सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, देन सल्फ़र के ऑक्साइड जो है SO2 वो H2SO3 और उसके बाद में H2SO4 बना लेता है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। तो एसिड बना लेते हैं और यहीं वर्षा के बूंदों के साथ में आते हैं धरती पे, जिसको एसिड रेन कहा जाता है। तो एसिड रेन होने का ये कारण है। ये सल्फ़र डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये कहाँ से निकलते हैं? व्हीकल्स से भी निकलते हैं, जो उसका फ्यूल बर्न करता है वहाँ से भी निकलते हैं, इंडस्ट्री से भी निकलते हैं, और एसिड रेन के होने में अपना योगदान देते हैं। अम्लीय और क्षारीय विलयनों में फिनोफ्थलीन का रंग क्रमशः होता है। तो अम्लीय यानी एसिडिक मीडियम में फिनोफ्थलीन का कलर रंगहीन होता है, जबकि बेसिक मीडियम में इसका कलर पिंक होता है, गुलाबी होता है, राइट ऑप्शन डी होगा। सीन गैस किसका मिश्रण है? सीन गैस मतलब सिंथेटिक गैस। सिंथेटिक गैस मिश्रण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, राइट ऑप्शन बी होगा। बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? PMMA। PMMA का मतलब होता है पॉलीमिथाइल मेथेक्रिलेट, इसका यूज किया जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा। अग्निशामक के लिए सोडा एसिड में होता है, तो इसमें होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जब दोनों रिएक्शन करते हैं आपस में तो प्रोडक्ट जो बनता है Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस H2O प्लस CO2। इस CO2 गैस का बनना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस मिक्सचर में सोडियम बाइकार्बोनेट और H2SO4 लिया जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का काम क्या है? ऑक्सीजन से संपर्क को तोड़वा देना और आग उससे बुझ जाता है। तो सोडियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड रहता है, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित धातुओं को पानी के प्रति उनकी प्रतिक्रिया के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मेटल का ऑक्साइड बनता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मेटॉलिक ऑक्साइड बनता है, MO2 मान लीजिए, तो मेटॉलिक ऑक्साइड बनता है और ये वाटर में डिजोल्व हो करके मेटल का हाइड्रोक्साइड बना लेता है, मेटॉलिक हाइड्रोक्साइड बना लेता है। अब यदि हम बात करें अल्कली मेटल की, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम हो या फिर पोटेशियम हो, ये जब दोनों ही वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं H2O
ये वायलेंटली वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, विगरसली वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, इतना तेज़ी के साथ रिएक्शन करते हैं। और ये रिएक्शन इतना हाईली एक्सोथर्मिक है कि इससे जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, जैसे यहाँ पे NaOH बन जाएगा, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी। और पोटेशियम जो है वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH बनेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी। चूँकि ये रिएक्शन जो है हाईली एक्सोथर्मिक है, हाईली एक्सोथर्मिक मतलब यहाँ से हीट प्रोड्यूस होता है, उस हीट के प्रोड्यूस होने की वजह से ये हाइड्रोजन गैस तुरंत जल उठता है, तुरंत ही जल उठता है। तो ये वायलेंटली रिएक्ट करते हैं सोडियम एंड पोटेशियम, यानी हाईली रिएक्टिव है वाटर के तरफ, वाटर के टुवार्ड्स। तो इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो सिर्फ इस बात से हम ऑप्शन को यहाँ से जान सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हाईली रिएक्टिव कौन सा होगा? सोडियम होगा। इन चारों ऑप्शन में सबसे लास्ट में जो दिया गया है सोडियम होगा। तो राइट ऑप्शन ए हो जाना चाहिए। आगे और बढ़ते हैं। मैग्नीशियम की यदि हम बात करें तो मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, हाँ, लेकिन हॉट वाटर से ये रिएक्शन करता है। तो मैग्नीशियम जब हॉट वाटर से रिएक्शन करता है तो Mg प्लस हॉट वाटर ये बना लेता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और आप लोग जानते होंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। और ये क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बेस है, एक एंटा एसिड है। तो जब किसी पर्सन के पेट में ज़्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है तो उसके इलाज के लिए इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को दिया जाता है, इसके घोल को दिया जाता है। इसके बाद हम यदि देखें एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, ये न तो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं और न ही हॉट वाटर से रिएक्शन करते हैं, हाँ, लेकिन स्टीम के साथ ये रिएक्शन करते हैं। इसके बाद लेड हो गया, कॉपर, सिल्वर या फिर गोल्ड, ये वाटर के किसी भी फॉर्म से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो आयरन तो निश्चित रूप से रिएक्शन करेगा, स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा। तो ए ऑप्शन में जो दिया गया है सोडियम तो ऐसे ही रिएक्शन कर लेगा। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है ये हॉट वाटर से रिएक्शन करता है। जिंक की यदि हम बात करें तो जिंक स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, जिंक हो गया या फिर आयरन हो गया, ये दोनों स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है यानी स्केलर है? तो स्केलर उस फिजिकल क्वांटिटी को कहा जाता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या यूं कहें कि वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को फॉलो नहीं करती है, ये सिंपल अलजेब्रा के लॉ को फॉलो करती है। हमेशा 2 + 3 = 5 ही होगा स्केलर क्वांटिटी के केस में। 2 + 3 4 नहीं हो सकता है, 2 + 3 3 नहीं हो सकता है। ये इस तरह की चीज़ें वेक्टर में होती है। तो निम्नलिखित में कौन सी राशि अदिश राशि है? तो यदि हम आवेग की बात करें तो आवेग होता क्या है? आवेग को यदि हम जे से डिनोट करें तो ये एक बहुत बड़ा फोर्स जब शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है तो उस फोर्स और उस टाइम के मल्टीप्लिकेशन को, प्रोडक्ट को आवेग कहा जाता है, इम्पल्स कहा जाता है। एग्जाम्पल, जैसे कोई बैट्समैन जब शॉट लगाता है, बॉल को हीट करता है तो बॉल उस बैट के कांटेक्ट में बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए रहता है और बैट्समैन जो है एक लार्ज फोर्स एक्सर्ट करता है। तो उस केस में जो फोर्स है और जो कांटेक्ट में रहा टाइम, उसके बीच के मल्टीप्लिकेशन को आवेग यानी इम्पल्स कहा जाता है। तो ये क्या हो गया? फोर्स इनटू टाइम हो गया। ये फोर्स इनटू टाइम, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, इम्पल्स जो आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है। आगे इसको हम बढ़ाते हैं तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम यानी P2 - P1 आ जाता है। तो यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है, ये नहीं होगा। त्वरण, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी यानी dv/dt होता है इसका त्वरण। तो त्वरण एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है। कार्य, कार्य जो होता है W, ये होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। F.S कह दीजिए इसको, डॉट प्रोडक्ट है, या यूं कहें कि Fs cos थीटा। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो इससे, इस प्रोडक्ट से जो फिजिकल क्वांटिटी निकल करके आती है वो स्केलर होती है, वेक्टर नहीं होती है। तो कार्य W जो होगा ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसमें से स्केलर जो है ओनली कार्य यानी वर्क है, राइट ऑप्शन सी होगा।
निम्नलिखित में से कौन संस्थापक के रूप में असत्य है? यूट्यूब के संस्थापक स्टीव चेन है, ये सही है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, ये भी सही है। ट्विटर के संस्थापक जैक डॉर्सी हैं, ये भी सही है। तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। सुमेलित कीजिए सूची 1 सूची 2। तो इसमें रेडियोमीटर दिया गया है, हाइग्रोमीटर दिया गया है, टैकोमीटर, एनीमोमीटर। तो यदि हाइग्रोमीटर की हम बात करें तो हाइग्रोमीटर क्या मापता है? ये ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी अपेक्षिक आर्द्रता को। तो इसमें बी का 1 देखें तो बी का 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, सी ऑप्शन में आ रहा है यहाँ पे बी का 1। तो सिर्फ इसके जान जाने से ही ये क्वेश्चन सोल्व हो जा रहा है, तो सी ऑप्शन तो सही होने जा रहा है। तो रेडियोमीटर जो है ये क्या मेजर करता है? रेडियोमीटर विकिरण की तीव्रता को मेजर करता है, यानी ए का 2 हो जाएगा। हाइग्रोमीटर तो अभी जान ही गए, बी का 1 हो जाएगा। टैकोमीटर क्या मेजर करता है? टैकोमीटर जो है ये घूर्णन गति को मेजर करता है। एनीमोमीटर वायु के वेग, वायु की गति को मेजर करता है। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3, राइट ऑप्शन सी होगा। पृथ्वी तल से पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी का मान है। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? वह मिनिमम वेलोसिटी जिससे कि किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो कर दिया जाए तो वो फिर अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से के अंदर वो लौट करके नहीं आए, वो बाहर चला जाए, यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से वो बाहर चला जाए, उसको कहा जाता है, उस मिनिमम स्पीड, उस मिनिमम वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। और जब इसको हम लेकर के आगे बढ़ते हैं, उसको डेराइव करते हैं, तो एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला आता है 2gr का अंडर रूट, 2gr का रूट। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी अर्थ के सरफेस से जो पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बम केवल जीवधारियों को प्रभावित करता है, भवनों आदि को नहीं प्रभावित करता है? तो यदि परमाणु बम की हम बात करें तो परमाणु बम कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के प्रिंसिपल पे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, यानी नाभिकीय विखंडन के। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है? जब कोई एक बड़ा न्यूक्लियस 2 या 2 से अधिक स्मॉलर न्यूक्लियाई में टूट जाता है तो इसको नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिशन कहा जाता है। जैसे यूरेनियम 235 पे जब स्लो न्यूट्रॉन से टकराया जाता है, बम्बार्डमेंट करवाया जाता है, तो ये बेरियम एंड क्रिप्टन में टूट जाता है और यहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं एवरेज, और लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। ऐसा इसलिए रिलीज होती है क्योंकि यूरेनियम 235 के मास को हम काउंट करें, बेरियम एंड क्रिप्टन के मास को काउंट करते, बेरियम एंड क्रिप्टन के दोनों का मास मिल करके यूरेनियम 235 के मास से कम ही आता है, और इसी मास की जो कमी होती है यानी मास का जो डिफेक्ट होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और इससे जान माल की हानि तो होती ही है, जो भी बिल्डिंग्स वगैरह हैं उनकी भी हानि होती है। उसी तरीके से हाइड्रोजन बम की यदि हम बात करें, जो कि बीपीएससी में पूछा गया है, ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पे बेस्ड होता है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पे। इसमें क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक स्मॉलर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर के मिल करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, तो यहाँ पर भी मास का डिफेक्ट आता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी रिलीज होती है, जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। तो हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड है, हाँ, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। 10⁻7 to 10⁸ केल्विन के आसपास टेम्परेचर चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले न्यूक्लियर फिशन कराया जाता है, उससे जो हीट जनरेट होता है, एनर्जी जनरेट होती है, उससे टेम्परेचर रेज हो जाता है, उस लेवल पे चला जाता है, उसके बाद में तब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करवाया जाता है। तो न्यूक्लियर ये हाइड्रोजन बम हो या फिर परमाणु बम हो, दोनों ही से जान माल की हानि तो होती ही है, बिल्डिंग्स वगैरह की भी क्षति होती है यहाँ से। लेकिन न्यूट्रॉन बम की यदि बात करें तो ये स्मॉलर हाइड्रोजन बम ही है। न्यूट्रॉन बम जो है एक स्मॉलर हाइड्रोजन बम ही है। इससे लार्ज अमाउंट में रेडिएशन निकलता है, जैसे गामा रेज निकल रही है, गामा रेज या फिर न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, और ये गामा रेज या न्यूट्रॉन्स जो है इससे बिल्डिंग्स वगैरह की क्षति नहीं होती है, हाँ, लेकिन ये ह्यूमन सेल्स या कोई भी लिविंग सेल है इसको ये डैमेज कर देते हैं और जान माल की बहुत ही ज़्यादा हानि होती है इससे। तो इसमें सही ऑप्शन होगा न्यूट्रॉन बम, राइट ऑप्शन ए होगा। भारत एवं विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, तो भारत का परम सिद्धि है और यूएस का फ्रंटियर है।
राइट ऑप्शन ए होगा। एक कृत्रिम उपग्रह विषुवत रेखा पर एक निश्चित स्थिति के ठीक ऊपर देखा जाता है। यह ग्रह अंतरिक्ष में स्थिर रहता है, पृथ्वी के चारों ओर एक वर्ष में चक्कर लगाता है। एक जगह स्थिर तभी दिखेगा जब एक वर्ष में वो चक्कर लगाएगा, यानी जितने समय में पृथ्वी उतने समय में वो तभी एक जगह स्थिर नज़र आएगा। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। यदि हम लोलक को किसी द्रव से भरे बर्तन में लटका दें तो, जैसे मान लीजिए कि ये लोलक है, सिंपल पेंडुलम है, इसको हम किसी कंटेनर में, इसमें लिक्विड है, किसी कंटेनर में लटका देते हैं, जैसे ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, लटका देते हैं तो चूँकि हम जानते हैं कि फ्लूइड के लेयर्स के बीच में, यानी वाटर का लेयर हो या कोई अदर फ्लूइड हो, उनके लेयर्स के बीच में विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स लगता है, ड्रैगिंग फोर्स लगता है, यानी लिक्विड के अंदर, फ्लूइड के अंदर का फ्रिक्शन लगता है। तो उसकी वजह से इस पे एक ड्रैगिंग फोर्स लगेगा, इसके मोशन को धीरे धीरे स्लो करेगा, स्लो करते करते ये रुक जाएगा। तो लोलक काफ़ी समय तक दोलन करता रहेगा? नहीं, लोलक शीघ्र ही रुक जाएगा। राइट ऑप्शन बी होगा। हीरे, कांच और पानी में प्रकाश का वेग निम्नलिखित क्रम से घटता है। तो देखिए, किसी भी मीडियम में प्रकाश का वेग यानी स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। कैसे? जैसे हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम वी। तो यहाँ से हम वी निकालें तो सी बाई म्यू आता है, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो इन तीनों में से पानी हो गया, कांच हो गया और हीरा हो गया, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज़्यादा होगा उसमें स्पीड कम होगा, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम होगा उस पर स्पीड ज़्यादा होगा। तो पानी का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें तो पानी का होता है 1.33 और कांच का, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लगभग 1.5 और हीरा का सबसे ज़्यादा होता है, डायमंड का 2.42 होता है। तो हीरा में प्रकाश का वेग सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा होगा कांच में और सबसे ज़्यादा होगा पानी में। तो हीरे, कांच और पानी में प्रकाश का वेग निम्नलिखित क्रम से घटता है। तो घटेगा किस क्रम से यहाँ पे? तो हीरा में सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा कांच में होगा, उससे ज़्यादा पानी में होगा। राइट ऑप्शन बी होगा। गुटेनबर्ग असंबद्धता किसे पृथक करता है? तो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो है ये पाया जाता है आउटर कोर एंड मेंटल के बीच में, तो कोर तथा मेंटल के बीच में। राइट ऑप्शन ए होगा। पाक जलडमरू, मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकरे समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है? तो वह है श्रीलंका। राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में कौन सा जल संयोजक इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करता है? तो वो है मलक्का। राइट ऑप्शन सी होगा। मलक्का जो है मलय और सुमात्रा को अलग करता है, मलय पेनिनसुला एंड सुमात्रा को अलग करता है। और जिब्राल्टर जो है वो हडसन बे और लेब्राडोर सी को अलग करता है। जिब्राल्टर जो है यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, जबकि हडसन जो स्टेट है, हडसन स्टेट, वो हडसन बे और लेब्राडोर सी को अलग करता है। और बाब अल मंदेब जो है ये रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को अलग करता है। मौसम बदलने का क्या कारण है? तो मौसम बदलने का कारण है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, अपने कक्ष पर झुका होना। राइट ऑप्शन सी होगा। निम्न में से कौन वृष्टि छाया क्षेत्र का उदाहरण है? पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल, हिमालय का उत्तरी ढाल, अरावली से पश्चिमी राजस्थान, ये सभी हैं। तो उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन डी होगा। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो 12 नॉटिकल माइल तक। और हम जानते हैं कि 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू होता है 1.852 किलोमीटर। तो इसमें 12 से हम मल्टीप्लाई करें तो ये लगभग आएगा 21.9 किलोमीटर। राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व 3 प्रमुख नदी तंत्रों नर्मदा, जोहिला और सोन नदी का उद्गम स्रोत है? तो वो है अचानकमार, अमरकंटक। राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? तो
फ्लोरिडा धारा जो है अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। ब्राज़ील जलधारा भी गर्म ही है। हाँ, फॉकलैंड की जलधारा जो है ये एक ठंडी जलधारा है। राइट ऑप्शन सी होगा। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना 2 की घोषणा का लक्ष्य निम्न में से कौन सा शहरी के लिए किया गया है? तो शौचालय निर्माण घर का सम्मान, ये सही है। हर घर जल का नल, ये भी सही है। हर घर पक्की गली एवं नालियाँ, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही। राइट ऑप्शन डी होगा। हरित जीविका हरित बिहार अभियान किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सहयोग से जीविका द्वारा। राइट ऑप्शन ए होगा। हाल ही के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो वो है 54,383 रुपया। राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं तो जस्टिस विनोद चंद्रन नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। राइट ऑप्शन ए होगा। सन 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर था। राइट ऑप्शन ए होगा। इनमें से किस ग्रंथ में आधुनिक बिहार की जानकारी प्राप्त होती है? तो शतपथ ब्राह्मण से, शतपथ ब्राह्मण, महाभारत और सांख्यायन अरण्यक, ये तीनों ही से होती है। तो उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन डी होगा। बिहार के संदर्भ में कौन असत्य है? लोकसभा की सीट 40 है, ये सही है। विधानसभा की सीट 243 है, ये भी सही है। विधान परिषद में 75 सीट है, ये सही है। तो इसमें से कोई भी असत्य नहीं है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन डी होगा। बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कगार के समानांतर से अधिक, भारत नेपाल सीमा के समानांतर, रोहतास पठार के पूर्वी कगार के समानांतर। इसमें से आंसर दिया हुआ है उपयुक्त सभी सही। डी। राइट ऑप्शन डी। बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी। उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन डी होगा। बिहार कृषि विकास रोड मैप 4 की समय सीमा है। तो ये इसी साल 1 अप्रैल से लागू हुआ था और इसकी समय सीमा है 5 वर्षों के लिए, 2023 से 28। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही है? त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर पश्चिम चंपारण में सिंचाई व्यवस्था के लिए इसका निर्माण किया गया था। तो पश्चिम चंपारण हो जाएगा, पूर्वी चंपारण नहीं। तो ये सही नहीं है। पूर्वी सोन नहर, पूर्वी सोन नहर से जो सिंचाई होती है वो होती है औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, जहानाबाद ज़िले में, भोजपुर में नहीं। भोजपुर में होती है पश्चिमी सोन नहर से सिंचाई। पश्चिमी सोन नहर से जो सिंचाई व्यवस्था होती है वो भोजपुर, बक्सर ज़िलों में होती है। तो भोजपुर यहाँ है, इस कारण से ये गलत हो गया। और पश्चिमी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर से बेगूसराय में सिंचाई होती है, दरभंगा में भी होती है और मधुबनी में भी होती है। और यदि पूर्वी कोसी नहर की बात करें तो पूर्वी कोसी नहर से पूर्णिया एवं सहरसा ज़िले में सिंचाई होती है। तो इसमें से सी ऑप्शन सही लग रहा है। तो सही ऑप्शन सी होगा। हालांकि इस टेस्ट सीरीज में डी ऑप्शन दिया गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन दृष्टि IAS के बुक में, जो बिहार ज्योग्राफी की बुक है, उसमें पश्चिमी कोसी नहर से जो सिंचाई होती है वो बेगूसराय, दरभंगा और मधुबनी ये दिया हुआ है। पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर से दरभंगा, बेगूसराय, मधुबनी, समस्तीपुर तथा सुपौल जिलों में सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। तो इसमें से सही ऑप्शन सी होगा। बिहार में कौन सा एकमात्र जिला है जहां ईरी रेशम का उत्पादन होता है? तो वो भागलपुर जिला है। राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार के कुछ नगरों व उससे संबंधित उद्योगों के जोड़े प्रस्तुत हैं, गलत जोड़ा पहचानिए। हाजीपुर में प्लाईवुड उद्योग है, ये सही है। समस्तीपुर में कागज़ व लुगदी उद्योग है, ये भी सही है। पूर्णिया में जूट उद्योग है, ये भी सही है। तो इसमें से कोई भी गलत जोड़ा नहीं है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन डी होगा। एक जिला एक उत्पाद के मामले में असत्य है। तो मुजफ्फरपुर सुजनी कढ़ाई के लिए जाना जाता है, ये सही है। गया स्टोन क्राफ्ट के लिए, ये भी सही है। दरभंगा हाथ की कढ़ाई के लिए नहीं जाना जाता है। जहाँ तक एक जिला एक उत्पाद की बात है तो इसके लिए दरभंगा मधुबनी चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो ये गलत है। पटना टिकुली पेंटिंग के लिए जाना जाता है, ये सही है। तो इसमें से गलत है सी। राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की संख्या किस जिले में है? तो गया में है। राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? 20वां एशियाई खेल 2026
जापान के नगोया में होगा, ये सही है। 23वां फुटबॉल विश्व कप 2026 अमेरिका, कनाडा तथा मैक्सिको में होगा, ये सही है। तो इसमें से ए और बी दोनों ही सही है, सो राइट ऑप्शन सी होगा। विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? जेनेवा में हुआ था, राइट ऑप्शन ए होगा। भारत में नैनो तकनीक के जनक के रूप में जाना जाता है, तो नैनो टेक्नोलॉजी के फादर के रूप में जाना जाता है CNR राव को। CNR राव का मतलब होता है चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव, इनको जाना जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा। अभी तक इंडिया में 3 ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है, जिनमें से CV रमन हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं और तीसरे नंबर पे ये हैं CNR राव। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? प्रदूषक प्रभावित जिले। आर्सेनिक प्रदूषण से प्रभावित जिले हैं पटना, भोजपुर, खगड़िया, ये सही है। नाइट्रेट से अरवल, बांका और भागलपुर, ये सही है। आयरन से बिहार के लगभग सभी जिले हैं, तो ये सही है। तो उपयुक्त सभी सही, राइट ऑप्शन डी होगा। इसके बाद मैथ के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं और मैथ के क्वेश्चन को हम यहाँ सोल्व नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहा आस्था IAS के फुल सिलेबस टेस्ट 1 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।